तो आइए सेकंड पार्ट में हम लोग ये देखेंगे क्या क्या कंडीशन हमको फुलफिल करना था। पिछले पार्ट में हम लोग यहां तक देख लिए थे कि एग्जेम्प्ट सप्लाई किस केस में ऐड होता है, परसेंटेज माने कि टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। चलिए एक बार टैक्स कैलकुलेट करके देख लेते तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। इसका मान लीजिए एक पर्टिकुलर क्वार्टर में टर्नओवर होता है 2 लाख का, तो टैक्स कितना बनेगा 2 लाख का, मतलब टोटल जिस पे टैक्स लगाना है। हो सकता है उसमें से कुछ एग्जेम्प्ट हो, 10,000 का ऐसा एग्जेम्प्ट कुछ सप्लाई हो सकता है, बट याद रखिएगा नॉन जीएसटी सप्लाई नहीं होगा कभी भी। नॉन जीएसटी सप्लाई कभी नहीं होगा, क्योंकि जो नॉन जीएसटी सप्लाई अगर आप देते हैं ना तो आप कंपोजिशन स्कीम ले ही नहीं सकते हैं। नॉन जीएसटी सप्लाई देते हैं या जीरो रेटेड सप्लाई देते हैं तो भी आप कभी भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाई में से एक्सपोर्ट एसीजेड को अगर हम सप्लाई देते हैं ना तो इसको इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है, और इंटर स्टेट सप्लाई अलाउड नहीं है कंपोजिशन स्कीम में। तो एग्जेम्प्ट बहुत कम पोर्शन हो सकता है एग्जेम्प्ट का, बट जो प्रोविजन है वो आपको बता देते हैं। ऐसे ज्यादातर एग्जेम्प्ट सप्लाई तो अलाउड ही नहीं होगा अगर हम कंपोजिशन में है। तो मेरा मान लीजिए एग्रीगेट टर्नओवर इस क्वार्टर का 2 लाख आया, तो मेरे को टैक्स कितना देना होगा 2 लाख का 1%। 2 लाख का 1% कितना होगा 2000, जो कि दो फॉर्म में 1000 सीजीएसटी एंड 1000 एसजीएसटी का पेमेंट होगा। क्लियर है? इसमें भी उसी तरह से 5% देना। अगर टर्नओवर आपका 1 लाख हुआ तो 5,000 रुपया टैक्स देना होगा, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, और इसमें 1%, यानी ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर में रेट है 1%, रेस्टोरेंट में रेट है 5%। अब आईजीएसटी होता नहीं है क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई तो अलाउड ही नहीं है, तो आईजीएसटी होगा ही नहीं, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी में ही पेमेंट होगा। आईजीएसटी का कंसेप्ट आपको इसमें कोई परेशान नहीं करेगा, तो आईजीएसटी है नहीं। अब ये मत समझिए कि आईजीएसटी का रेट हम लिखे, बिल्कुल नहीं, ये टोटल हम करके लिखे, दोनों को क्लब करके, ठीक है। आईजीएसटी नहीं होता है इसमें। अब मैन्युफैक्चरर में कुछ मैन्युफैक्चरर्स को इसमें अलाउ नहीं किया गया, रिस्ट्रिक्शंस है कि वो कंपोजिशन में नहीं जा सकते। मैन्युफैक्चरर, हम बात करें मैन्युफैक्चरर, अगर उस चीज का वो ट्रेडिंग कर रहा है तो आ सकता है। अगर कोई टोबैको का ट्रेडिंग कर रहा है तो कंपोजिशन में आ सकता है। कोई एडिबल आइस का आइसक्रीम को बेच रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो वो आ सकता है। बट मैन्युफैक्चरर जो है वो नहीं आएगा। वो किसके लिए रिस्ट्रिक्शन है? कौन से मैन्युफैक्चरर नहीं आ सकते? जो आइस क्रीम बनाते हैं, एडिबल आइस, टोबैको प्रोडक्ट्स, टोबैको लिखे, टोबैको प्रोडक्ट्स भी इसमें कवर होगा, जिस पर रेट 28% होगा। दीज आर डिमेरिट आइटम्स। टोबैको वगैरह डिमेरिट आइटम होता है, इस पर हाई रेट ऑफ टैक्स होता है। अगर हाई रेट ऑफ टैक्स और यहाँ 1% ये टैक्स देगा तो काफी लॉस हो जाता है। अब बोलिएगा ट्रेडर को अलाउड है, ट्रेडर को इसलिए अलाउड है कि ट्रेडर जब खरीद के लाया होगा तो मैन्युफैक्चरर को पूरा 28% दे के लाया होगा, और आप फिर 1% और देगा उस पर, तो कोई वैसा ज्यादा रेवेन्यू का लॉस नहीं होना है यहाँ पे। आइसक्रीम, एडिबल आइस, टोबैको, और इसमें अभी ऐड कर दिया गया है एरेटेड वाटर, एरेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ठीक है। तो दो चीज हम टर्नओवर जब कैलकुलेट करें तो दो चीजों को ध्यान रखना। एक तो हमें टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं अपना एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए कि प्रीवियस ईयर में मेरा एलिजिबिलिटी, प्रीवियस ईयर के टर्नओवर के बेसिस पे आज हम कंपोजिशन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो वो हम चेक कर लिए एक बार। उसमें कैसे देखना है? उसमें 3 कैटेगरीज है, हम किस कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से हमको देखना है कि क्या क्या चीज मेरे टर्नओवर में प्रीवियस ईयर टर्नओवर ऐड होगा। टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई। अगर टैक्सेबल सप्लाई की बात करें तो प्रीवियस ईयर में हो सकता है टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई मिला के मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ को एक्सीड कर जाएगा तो हम नहीं लेंगे, उससे कम रहेगा तो ले लेंगे। रेस्टोरेंट वालों के लिए सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई देखिए प्रीवियस ईयर का, ट्रेडर के लिए टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई दोनों देखना है प्रीवियस ईयर के लिए। प्रीवियस ईयर में हो सकता है जीरो रेटेड सप्लाई दिए हो सकता है प्रीवियस ईयर में इंटरेस्टेड सप्लाई दिए हो, लेकिन कंपोजिशन लेने के बाद नहीं देना है, वो देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन आप समझ गए मैन्युफैक्चरर के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन है। और एक चीज और फिर से हम आपको रिमाइंड करा दे कि जब भी टर्नओवर में एग्जेम्प्ट वाला का बात हो रहा है और एग्जेम्प्ट ऐड होता है ना, तो इसमें एक एग्जेम्प्टेड और आइटम है जिसको ऐड कभी नहीं करते। एग्जेम्प्ट है बट यहां पे और एक्सक्लूड किया गया, उसको एक्सक्लूड किसको किया गया? जिसपे डिपॉजिट, लोन या एडवांसेस की जैसा कोई सर्विस देते हैं इंटरेस्ट या डिस्काउंट के लिए, जो एंट्री नंबर 27 एग्जेम्पशन चैप्टर में है, उसको हम यहां से एक्सक्लूड करेंगे। वो मेरा ना इधर ऐड होना है ना इस टर्नओवर में ऐड होता है कभी। यहां पे भी देखिए एग्जेम्प्ट ऐड करें, लेकिन वो वाला ऐड नहीं होगा, और इस केस में भी जब हम टर्नओवर का लिमिट यानी एलिजिबिलिटी चेक करते तब भी, और जब टैक्स कैलकुलेट करते तब भी, तो वो सर्विस मेरे को कभी भी इंक्लूड नहीं करना है, इंटरेस्ट डिपॉजिट वाला।
अब हम देखेंगे कि इन एलिजिबिलिटी क्या है। इन एलिजिबिलिटी जीएसटी में क्या है कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए, कि अगर मेरा उस तरह का कुछ काम है तो हम कंपोजिशन में नहीं रह सकते। हो सकता है पहले होंगे, अभी कंपोजिशन में आ गए तो कंपोजिशन में रहते हुए वो काम नहीं करना है। इन एलिजिबिलिटी पहला है इंटर स्टेट सप्लाई। ध्यान से समझिएगा, अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई देना चाहते हैं तो हम कंपोजिशन में नहीं रह सकते, यानी कंपोजिशन डीलर इंटर स्टेट सप्लाई नहीं देगा। इंटर स्टेट सप्लाई नहीं देगा मतलब हम झारखंड में है, हम चाहते बिहार में माल सेल करना, बिल्कुल आप करिए, कोई नहीं रोकेगा। आप चाहते यूएस में अपना सामान बेचे, एक्सपोर्ट करे, बिल्कुल करिए। एसईजेड को सप्लाई करना बिल्कुल करिए, बट कंपोजिशन में मत रहिए। कंपोजिशन में फिर आप इनएलिजिबल हैं और कंपोजिशन से आप चले जाएंगे बाहर। ठीक है, तो ये एक इंटर स्टेट सप्लाई का रिस्ट्रिक्शन है कि कोई भी कंपोजिशन डीलर इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। तो अब इंटर स्टेट सप्लाई करना है तो फिर रेगुलर में चले जाइए, इंटर स्टेट से छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटर स्टेट सप्लाई कीजिए, कंपोजिशन स्कीम को आप विड्रॉ कर लीजिए, कंपोजिशन स्कीम को विड्रॉ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बोले इंटर स्टेट परचेज कर सकते हैं। हाँ, इंटर स्टेट परचेजेज आर अलाउड। इंटर स्टेट हम दिल्ली से माल खरीद के झारखंड में सेल करते हैं, झारखंड के डीलर है, बिल्कुल अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तमिलनाडु से माल मंगा के झारखंड में सेल करते हैं, बिल्कुल अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट याद रखिएगा आईटीसी कभी भी मिलता नहीं, ऐसे भी नहीं मिलता आईटीसी। और इंटर स्टेट परचेज करे चाहे इंट्रा स्टेट परचेज करे, आईटीसी है मेरे को अवेलेबल नहीं होता है कंपोजिशन डीलर्स को। आईटीसी उनको क्या करना होता है, अपना टर्नओवर का एक परसेंटेज पे करना होता है, इस पर आईटीसी का कहीं पे भी बेनिफिट नहीं मिलता है। इंटर स्टेट सप्लाई। दूसरा, सप्लायर ऑफ सर्विस एक्सेप्ट रेस्टोरेंट्स। और अभी क्या किया गया है, रेस्टोरेंट के अलावा भी बोला गया कि हो सकता है ना कि हम स्मॉल अमाउंट ऑफ सर्विस, हम ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, बट हम स्मॉल अमाउंट ऑफ सर्विस को देना चाहते हैं। जैसे हम मान लीजिए ट्रेडिंग करते हैं फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, अब उसका इंस्टॉलेशन करते हैं, या कोई मशीन हम फॉर एग्जांपल सेल करते हैं, उसका इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं, तो वो एक सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं हम। रिपेयरिंग कर रहे हो, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो छोटा अमाउंट ऑफ सर्विसेज आर अलाउड। उसका लिमिट बताया गया कि प्रीवियस ईयर का जो अभी आपका टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर में सारा टर्नओवर आएगा, ठीक है, एग्जेम्प्ट वाला भी और टैक्सेबल वाला भी। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर का 10% या 5 लाख विच एवर इज हायर, उतना हम सर्विसेज दे सकते हैं। सप्लायर ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट रेस्टोरेंट एंड स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ सर्विस। स्पेसिफाइड लिमिट क्या है उसको हम बता दें। स्पेसिफाइड लिमिट है आपका 10% ऑफ प्रीवियस ईयर एग्रीगेट स्टेट टर्नओवर और ₹5 लाख और ₹5 लाख विच एवर इज हायर, जो ज्यादा हो। ठीक है, अब समझिए एक बात कि हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना जरूरी है, इसको समझिए पहले। एग्जांपल लीजिए कि मेरा बिजनेस है बिहार में, प्रीवियस ईयर में मेरा टर्नओवर हुआ था 60 लाख का। प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर मेरा बिहार में जो टर्नओवर हुआ था वो मेरा हुआ था 60 लाख। यह भी समझिए, ये भी जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, ये स्टेट वाइज कैलकुलेट होता है, ये यूटी वाइज कैलकुलेट होता है। ठीक है, ये एग्रीगेट टर्नओवर जो हम कैलकुलेट करेंगे स्टेट वाइज बनी, एक स्टेट में टर्नओवर कितना, वहां क्योंकि रजिस्ट्रेशन अलग अलग है ना, वहां का उस स्टेट में मेरा टर्नओवर कितना, उसका परसेंटेज। बिहार का अपना टैक्स का पेमेंट होगा, झारखंड का अपना टैक्स का पेमेंट होगा, वहां का टर्नओवर के हिसाब से। यानी ये भी जो टर्नओवर है ना, ये स्टेट वाइज टर्नओवर है, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारा क्लब कर दीजिएगा उसमें। क्लब कहाँ करते हैं, हाँ क्लब करते हैं जब हम रजिस्ट्रेशन का एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, वहां पे क्लब करते हैं।
तो बिहार में 60 लाख का टर्नओवर है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो मेरे को सर्विसेज कितना का अलाउड होगा, अलाउड सर्विसेज कितना तक का हम सर्विस दे सकते हैं इस ईयर में, पता है 6 लाख और 5 लाख, विच एवर इज हायर ऑफ टू, दोनों में से जो ज्यादा होगा। तो हायर ऑफ टू में कौन सा ज्यादा, 6 लाख, यानी करंट ईयर में हम 6 लाख तक का सर्विस दे सकते हैं। क्या बोलिए 6 लाख से ज्यादा का सर्विस दे सकते हैं? नहीं। अगर देना है तो कंपोजिशन स्कीम छोड़िए, रेगुलर में जाइए और जितना का सर्विस देना है दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ पे 6 लाख से ज्यादा का सर्विस हम नहीं दे सकते। तो सर्विस अलाउड है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सर्विस इज अलाउड। व्हाट इज स्मॉल अमाउंट? स्मॉल अमाउंट इज 5 लाख और 10% ऑफ द प्रीवियस ईयर टर्नओवर, विच एवर इज हायर, जो ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मेरा टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 45 लाख होता तो मेरा 10% ऑफ द 45 कितना निकलता, 4.5 लाख, तो हायर वाला, यानी मेरा अलाउड कितना होता, मेरे को 5 लाख तक का सर्विसेज अलाउड होता इस ईयर में। ठीक है, तो ये एक सर्विस का पॉइंट था। नाउ थर्ड इज योर those who are casual taxable person cannot opt for casual taxable person, या फिर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन अगर हम हैं तो हम कंपोजिशन नहीं ले सकते। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है, ठीक है। यहां पे इसी तरह से इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स भी मना है, और सप्लायर ऑफ गुड्स सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब जैसे फ्लिपकार्ट है, हम एक सप्लायर, हम चाहते हैं अपना सामान फ्लिपकार्ट पे बेचे, तो हम एज अ कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन फ्लिपकार्ट पर सामान नहीं बेच सकते, हमको रेगुलर रजिस्ट्रेशन लेना होगा ताकि हम फ्लिपकार्ट के ऊपर में सामान बेचे। याद रखिएगा, अगर हम कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है तो हम ई कॉमर्स साइट पर अपना गुड्स नहीं सेल कर सकते, ई कॉमर्स साइट पर अपना गुड्स सेल नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए मेरे को कन्वर्ट करना होगा, रेगुलर स्कीम में जाना होगा। तो सप्लायर ऑफ गुड्स सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये अलाउड नहीं है, बिल्कुल अलाउड नहीं है। ठीक है, आप रहते हुए, हाँ आपको करना है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप करिए ना। आपको इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स देना है दीजिए, आपको अदर सर्विसेज देना है दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रहना, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, या आप ई कॉमर्स के थ्रू से सप्लाई, तो आप रेगुलर स्कीम में चले जाइए। देयर इज नो ऑप्शन कि आप रेगुलर स्कीम में चले जाइए, अपना कंपोजिशन वाला विड्रॉ कर लीजिए, कंपोजिशन वाला विड्रॉ कर दीजिए। उसके अलावा है सप्लायर ऑफ नॉन जीएसटी सप्लाई। अच्छा समझिए, नॉन जीएसटी सप्लाई जैसे अल्कोहलिक लिकर, मेरा एक रेस्टोरेंट है, हम वहां पे खाना भी सर्व करते हैं, अल्कोहलिक लिकर भी सर्व करते हैं। तो अगर आप अल्कोहलिक लिकर भी सर्व करना चाहते हैं ना, तो आप कंपोजिशन में नहीं रह सकते, कि कंपोजिशन डीलर आर नॉट अलाउड फॉर नॉन जीएसटी सप्लाई। ये एक और एग्जांपल लीजिए, मेरा एक पेट्रोल पंप है, वहां पे हम पेट्रोल भी बेचते हैं, लुब्रिकेंट भी बेचते हैं। लुब्रिकेंट जीएसटी में कवर होता है, पेट्रोल जीएसटी में कवर नहीं होता। तो पेट्रोल क्योंकि जीएसटी में कवर नहीं होता है, अब आप कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नहीं हो सकते। आप बोलिएगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही क्यों ले, भाई लुब्रिकेंट बेचने के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेंगे ना, तो वो जो रजिस्ट्रेशन होगा, वो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, फिर आपको रेगुलर स्कीम में आना होगा। ठीक है, या आप किसी एसईजेड को सप्लाई देते, एसईजेड मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो मान लीजिए मेरा एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है हरियाणा में और मेरा बिजनेस यूनिट भी हरियाणा में, तो हम हरियाणा से एक एसईजेड जो हरियाणा में सिचुएटेड है उसको सप्लाई देते हैं। तो पता है एसईजेड को जो सप्लाई देते हैं, दिस इज कवर्ड अंडर इंटरेस्टेड सप्लाई, और उस बेसिस पर हम बीइंग अ कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन इंटरेस्टेड सप्लाई तो कर नहीं सकते, तो एसईजेड को भी सप्लाई हम नहीं दे सकते, यानी ये यहाँ पे कवर हो जाता है, एसईजेड को सप्लाई हम नहीं दे सकते। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि किसी गुड्स को हम एक्सपोर्ट करें तो एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी इंटरेस्टेड सप्लाई माना जाएगा और एक्सपोर्ट अलाउड नहीं होता है। आप करना है करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकेगा नहीं, बट आप रेगुलर स्कीम में कन्वर्ट हो जाओ, विड्रॉ कर लो अपना रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये कुछ इन एलिजिबिलिटीज है जिसमें बोलते हैं हम लोग कि वो इन एलिजिबल पर्सन है। ठीक है, इन एलिजिबल पर्सन है। अच्छा, एक सवाल ऐसे, अगर मान लीजिए हमको रेट ऑफ टैक्स मेरा ये है, हम माने कि मेरा रेट ऑफ टैक्स यही है, बट अगर हम कोई ऐसा
सर्विसेज लिए हैं जिस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या कोई ऐसा सप्लाई जिस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होता है, बीइंग अ रिसिपिएंट हमको तो टैक्स जमा कराना होगा। जैसे हम कोई एडवोकेट से सर्विस लिए, हम एक बिजनेस एंटिटी एडवोकेट से सर्विस लेंगे तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अप्लाई होगा। तो उस केस में हम उसको सिर्फ फीस का पेमेंट करेंगे और जो टैक्स का पोर्शन है वो हम जमा करेंगे। मान लीजिए हम 1 लाख का कंसल्टेंसी लेते हैं कोई लॉयर से, ₹1 लाख का, हम कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है। तो अब बताइए इस पर टैक्स बना 9,000 प्लस 9,000 CGST SGST, सही है। हम उसको 1 लाख रुपए दे दिए। अब ये जो पैसा ये हमको डायरेक्टली जमा कराना, बीइंग अ रिसिपिएंट, गवर्नमेंट को ये पैसा डिपॉजिट करना है। तो आप बोलिएगा हम तो इस रेट से टैक्स पे करते हैं ना, तो हम इसको टर्नओवर में जोड़ के इस रेट से टैक्स, बिल्कुल नहीं। आप अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर कोई टैक्स पे कर रहे हैं तो आप जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ टैक्स आ रहा है, जो रेट ऑफ टैक्स उस पर एप्लीकेबल है, उससे पेमेंट करेंगे। उसमें आपका ये टर्नओवर वाला परसेंटेज ऐड नहीं होगा, क्योंकि आप सप्लाई नहीं दिए हैं। आप क्या किए हैं? आप सप्लाई नहीं दिए, आप क्या किए? आप रिसीव किए हैं। यू आर रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज। ठीक है। अब कुछ कुछ और छोटा छोटा सा पॉइंट है, उसको समझ लेते हैं। पहला बात, जो भी एक तो पता है आपको कस्टमर से हम टैक्स नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं, कस्टमर से टैक्स नहीं कलेक्ट करना। और आप टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं करेंगे, बीइंग अ कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हैं। तो क्या इशू करेंगे? बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई में ये भी लिखेंगे कि वी आर कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट लाइबल टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर, नॉट लाइबल टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर। उसके साथ साथ आप इनपुट टैक्स रेट का कोई क्लेम नहीं लेंगे जो आप परचेज किए हैं या सर्विसेज, इनपुट सर्विसेज दिए, उसका कोई आईटीसी का बेनिफिट नहीं लेंगे। और आपको अपने सारे प्लेस ऑफ बिजनेस पे, चाहे वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो या आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हो, वहां पे आपको क्या करना है? आपको बोर्ड लगाना है कि वी आर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। आप देखते होंगे दुकान सब में या बहुत सारे रेस्टोरेंट में या कोई कन्फेक्शनरी स्टोर्स में लगा होगा कि वी आर नॉट रेगुलर डीलर, और नॉट रेगुलर डीलर ही लिखा होगा, उसमें लिखा होगा वी आर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। तो आपको देख के ये समझना है कि वो आपसे टैक्स नहीं कलेक्ट कर रहा। कोई कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन टैक्स कलेक्ट कर रहा है तो वो इलीगल है, वो बिल्कुल ही इलीगल है। ठीक है, बहुत गलत है वो। चलिए, वो इलीगल बात। ये तो बात समझ में क्या क्या करना, उनको कुछ कुछ उनका फॉर्मेलिटीज फुलफिल करना होता है। पहला फॉर्मेलिटी क्या है? टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना, उसके जगह बिल ऑफ सप्लाई इशू करना। बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे तो क्या लिखेंगे? कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट लायबल टू कलेक्ट टैक्स। दूसरा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई क्लेम नहीं लेना। तीसरा बात, सारे प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ बिजनेसेस पे बोर्ड लगाना है। बोर्ड में क्या लिखा रहेगा? कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। बोर्ड पे लिखा रहेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। और क्या करेंगे? टैक्स कैलकुलेट करेंगे क्वार्टरली बेसिस पर। कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वार्टरली बेसिस पर। पेमेंट करेंगे, एक फॉर्म है, फॉर्म का नाम है पेमेंट के लिए। पेमेंट के लिए कौन सा फॉर्म है? CMP08। इससे क्वार्टरली बेसिस पर अपना टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे उस पर्टिकुलर स्टेट का। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लाइव एग्जांपल, उससे हम लोग समझेंगे कि क्या क्या करना होगा, क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक बिजनेस है XYZ एंटरप्राइजेस, XYZ एंटरप्राइजेस। तो XYZ एंटरप्राइजेस एक क्वार्टर में क्या करता है? एक क्वार्टर में अपना सप्लाई करता है। वो कौन है? वो ट्रेडर है। तो उसका टैक्सेबल सप्लाई हमको देखना है। टैक्सेबल सप्लाई उस क्वार्टर में, क्वार्टर का नाम भी लिख दीजिए। क्वार्टर है मान लीजिए मेरा अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर का बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी ईयर का क्वार्टर है, अक्टूबर से दिसंबर का। इस क्वार्टर के बीच में उसका टर्नओवर हो गया 50 लाख का। कितना का टर्नओवर है? 50 लाख का। अच्छा, हम बोले टर्नओवर हो गया 2 करोड़ का। तो 2 करोड़ का टर्नओवर जैसे ही हो जाएगा ना, फिर वो रेगुलर स्कीम उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 करोड़ को एक्सीड कर जाता है। ठीक है, तो ये 50 लाख का टर्नओवर हो गया। तो अब इसको क्या करना है? क्वार्टर खत्म हुआ, ये देखा कि मेरा कितना टर्नओवर हो गया, 50 लाख का। अब ये क्या करेगा? अब ये क्वार्टर के खत्म होने के 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ फ्रॉम एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वार्टर
यानी ये क्वार्टर था दिसंबर, मान लीजिए चलिए 2019, इसको एग्जांपल है 2019 का। तो ये 5 लाख पर टैक्स कितना कैलकुलेट किए हम, 1%, जो कि दो पार्ट में होगा, 5 लाख का 50 लाख का 1%, 50,000 में से 25,000 CGST, 25,000 SGST। अब याद रखिएगा ये जो 50 लाख है ये इंटर स्टेट सप्लाई नहीं होना चाहिए, ये ई कॉमर्स थ्रू के ई कॉमर्स पोर्टल पर नहीं सेल होना चाहिए, ये सर्विसेज के लिए नहीं होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम जो लिमिट बताया गया 10% ऑफ द टर्नओवर, प्रीवियस ईयर टर्नओवर, और 5 लाख विच एवर इज हायर, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो और टैक्सेबल सप्लाई है। तो ये 25,000। अब हम रिटर्न फाइल करेंगे। कौन सा रिटर्न फाइल करेंगे, रिटर्न नहीं, बिल्कुल CMP-08, ये पेमेंट के लिए यूज होता है, CMP-08। ये फॉर्म फिल करेंगे, कब तक भरना है, 18th, यानी कि इसका डेट क्या होगा, 18 जनवरी 2020 तक हमको इसको फाइल करना है। और उसके बाद सब क्वार्टर खत्म हो जाएगा, जब एंड ऑफ द ईयर होगा तो 30 अप्रैल तक एनुअल फॉर्म होता है इसका, जिसको रिटर्न हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग रिटर्न बोलेंगे। रिटर्न किसका, रिटर्न कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन के लिए जो रिटर्न होता है वो पहले क्वार्टरली बेसिस पे फाइल होता था, अब वो ईयरली हो गया। तो रिटर्न कब तक फाइल करना है, 30 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर। यानी ये वाला अगर ईयर का बात करें 2000 फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का बात करें तो कब तक फाइल करना होता है, 30 अप्रैल 2020 तक मेरे को इसको फाइल कर देना होता है। ये फॉर्म का नाम होता है GSTR4। ये रिटर्न है, ठीक है। ये फाइल करना होगा, ये कंप्लाइंस करना होगा, छोटा सा कंप्लाइंस है। और ये टैक्स CMP-08 काफी सिंपल सा फॉर्म है, उसको फिल करके बस कितना टैक्सेबल है आपका और रिवर्स चार्ज में कितना है, नहीं है रिवर्स चार्ज में तो दैट विल बी 0, और कितना टर्नओवर, अगर टर्नओवर नहीं है तभी भी ये फॉर्म फाइल करना होगा कि आपको बताने के लिए कि मेरा टर्नओवर नहीं है, और नील फाइल होगा बट फाइलिंग होगा। उस तरह से रिटर्न फाइल होगा 30। अभी हाउएवर ये जो हम फाइनेंशियल ईयर लिखे है ना, प्रैक्टिकली इसका डेट अभी बढ़ के अगस्त तक हो गया है। ये 30 अप्रैल है, कोविड के वजह से ये डेट एक्सटेंड हुआ था जून, फिर एक्सटेंड हो गया अभी अगस्त तक। तो अगस्त तक इसका टाइम है अभी, बट जो लीगल प्रोविजन है वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम किसी भी डेट पर फ्रॉम रेगुलर टू कॉम्पोजिशन जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। उसमें कुछ क्राइटेरिया, अगर हम सारा रिस्ट्रिक्शंस में से नहीं है और टर्नओवर मेरा प्रीवियस ईयर का कम था, हम रेगुलर में हैं, हम जा सकते हैं कॉम्पोजिशन में, कोई दिक्कत नहीं। क्या हम कॉम्पोजिशन से रेगुलर में आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। आप कभी भी रेगुलर से कॉम्पोजिशन में आ सकते हैं, कॉम्पोजिशन से रेगुलर में जा सकते हैं। बट एक बार अगर आप कॉम्पोजिशन ले लिए ना तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा टिल द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। लेकिन आप अगर कॉम्पोजिशन में थे और रेगुलर में आना चाहते हैं तो आ जाइए, क्योंकि हो सकता है आपका टर्नओवर साल के बीच में कभी एक्सीड कर, अच्छा टर्नओवर एक्सीड नहीं भी किया, कोई भी हो सकता है आपको इंटरेस्टेड सप्लाई देना हो सकता है आपको ई कॉमर्स पर सेल करना हो, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेगुलर में आना पड़ेगा। रेगुलर में आएंगे हम, विड्रॉ करते हैं। कैसे करते हैं, विड्रॉ करते हैं। विड्रॉ करेंगे क्या चीज, कंपोजिशन स्कीम को। उसके लिए मेरे पास फॉर्म है विड्रॉ करने के लिए हम फॉर्म जो फाइल करेंगे दैट इज नोन एज CMP-04। ये फॉर्म हम फाइल करेंगे तो मेरा विड्रॉ हो जाएगा। क्या चीज विड्रॉ हो जाएगा, मेरा कंपोजिशन, रजिस्ट्रेशन नहीं खत्म हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन रहेगा, हम रेगुलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। CMP-04 फाइल करेंगे तो हम रेगुलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके अलावा नोटिस वगैरह भी इसमें इशू होता है कि अगर हम कोई प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन करें तो प्रॉपर ऑफिसर नोटिस इशू करेगा, फिर हमको उसका रिप्लाई देना होता है विद इन 15 डेज। और इस तरह से, क्यों कई बार क्या होता है लोग कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं है और वो कंपोजिशन ले लिए हैं, तो उस केस में डिपार्टमेंट को अगर ये बात पता चलेगा तो आपके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग होगा, सेक्शन 74 वाला और 73, 74 ये सब, ठीक है। आपके ऊपर जो भी पेनल्टी वगैरह लगाना है वो लगा देगा गवर्नमेंट। इससे हम विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करना जिस डेट पे भी मेरा क्राइटेरिया सब खत्म हो, इनएलिजिबल हम हुए हैं, या इवेंट जिस डेट पे भी हुआ, जब से हम छोड़ना चाहते हैं उससे 7 डेज के अंदर मेरे को अप्लाई करना है CMP-04 में, जिससे मेरा रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम अभी तो रेगुलर स्कीम में हैं और इंट्रा स्टेट सप्लाई लिए हैं, इनवर्ट सप्लाई आया, तो मेरे पास कुछ ITC हो सकता है पड़ा, मेरे स्टॉक में कुछ सामान अगर पड़ा हुआ है, अभी हम किसी भी चीज का ट्रेडर है, मेरा स्टॉक में कोई सामान पड़ा हुआ है और हम आ गए अब कंपोजिशन में आज के डेट से, तो स्टॉक में जो सामान है, पहले बात ये समझिए कि अगर मेरे स्टॉक में इंटरेस्टेड सप्लाई का सामान है तो उसको पहले हमको
हटाना होता है, क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई का सामान रख के स्टॉक में हम कंपोजिशन में नहीं आ सकते। मान लीजिए इंट्रा स्टेट का है, मान लीजिए सीजीएसटी एसजीएसटी का कुछ मेरे पास बैलेंस आईटीसी पड़ा हुआ है, तो वो क्या होगा अगर हम कंपोजिशन में आ जाए, क्योंकि कंपोजिशन में जैसे ही हम आएंगे हम तो आईटीसी अब क्लेम नहीं कर सकते हैं, आईटीसी मेरे को लेना नहीं है, तो क्या होगा, तो वो मेरा लैप्स हो जाएगा आईटीसी, वो मेरा आईटीसी लैप्स हो जाएगा और आप उसको पीएल में चार्ज कर दीजिएगा, पीएल में चार्ज कर देंगे, वो खर्चा के जैसा उसको हम ट्रीट करेंगे, एक्सपेंस के जैसा ट्रीट करेंगे, खत्म। अब बात करते हैं कि अगर हम अभी कॉम्पोजिशन में है और हम रेगुलर में कन्वर्ट हो गए, तो हो सकता है कॉम्पोजिशन में होंगे उस टाइम कुछ सामान परचेस किए होंगे, लेकिन बेचेंगे तो रेगुलर में, तो आप कस्टमर से टैक्स भी ले सकते हैं और आईटीसी के बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो जो इनपुट पर पड़ा हुआ है उस पर जो टैक्स का पेमेंट हुआ है वो अब आपके लिए अवेलेबल होगा फॉर क्लेमिंग आईटीसी। हाउएवर कैपिटल गुड्स वगैरह होता है तो उसके लिए अलग से वो आईटीसी चैप्टर में देखेंगे कैसे हम लोग उसका एक अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। इनपुट के लिए आपको मिल जाएगा उसमें आईटीसी, ठीक है। अगर हम फ्रॉम कंपोजिशन टू, बट जिस डेट जो कट ऑफ डेट पर हम कट ऑफ डेट पे जिस टाइम हम रजिस्ट्रेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं ना, उस डेट पर जो स्टॉक पड़ा उसी पे मिलेगा। ये नहीं कि जो पहले सेल कर दिए उसका भी आईटीसी, बिल्कुल नहीं। जो मेरे पास स्टॉक इन हैंड होगा उस टाइम पर, जिस डेट पर मेरा कन्वर्जन हुआ है इफेक्टिव डेट, उस डेट्स का आइटम के इस डेट पे स्टॉक इन ट्रेड का मेरे को मिल जाएगा। क्लियर, क्लियर है यहां तक? चलिए, कंपोजिशन स्कीम हम कैसे लेते हैं, तो अगर हम रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, अभी हम रजिस्टर्ड ही नहीं हैं जीएसटी में और हम रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तो हम REG 01 फाइल करते हैं। उसमें पार्ट ए और पार्ट बी होता है, तो पार्ट बी में ही आपको ऑप्शन मिलेगा, यस कर देंगे उस ऑप्शन को, आप कंपोजिशन में जाते हैं तो यस कर देंगे, तो आपको कंपोजिशन में ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एट एनी टाइम if you want to opt for composition, if you are in regular scheme and you opt for composition, तो आपको फाइल करना होगा CMP 02। CMP 02 से आप ऑप्ट करेंगे, और रजिस्ट्रेशन अगर फर्स्ट टाइम ही रजिस्ट्रेशन लेने गए हैं और कंपोजिशन में ही लेना है, कंपोजिशन में ही रजिस्ट्रेशन लेना है, तो आप फाइल करेंगे REG 01 नॉर्मल जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए, बस उसमें एक ऑप्शन पार्ट बी में होता है, उसको टिक कर देंगे तो आपका कंपोजिशन हो जाएगा। और अभी नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि अब हम कन्वर्ट हो जाए कंपोजिशन में, तब आप क्या करेंगे, तब उस केस में आपको CMP 02 फाइल करना होगा। CMP 02 से आपका कन्वर्ट हो जाएगा। विड्रॉ करने के लिए कौन सा फॉर्म है, वो है CMP 04। उसके अलावा जिस डेट पर भी आप कन्वर्ट किए हैं अपना रजिस्ट्रेशन, उसके 60 डेज के अंदर, विद इन 60 डेज आपको अपना इनपुट पर जो आपने परचेज किया था, जो अनरजिस्टर्ड पार्टी से जो परचेज था, उनका सारा स्टॉक पर जो सामान अभी पड़ा वो सबका डिटेल्स फिल करना होता है। तो बहुत ज्यादा प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है, उस पर ज्यादा नहीं जाना है। क्लियर? So this is enough. If you have any query, you can mail me. Okay, thank you.